रहे थे हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास पढ़ लिया। ठीक है, ये हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था हमने, और हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा था प्रेमचंद का आविर्भाव और हिंदी उपन्यास का नया युग, और जयशंकर प्रसाद और यथार्थवादी उपन्यास की परंपरा, और हमने पढ़ा था प्रेमचंद युगीन उपन्यास। ठीक है, ये हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा था। और फ्रेंड्स, हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास पार्ट 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 वाला वीडियो हम बना रहे हैं आज। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, यथार्थवादी धारा का विकास, देश विभाजन और हिंदी उपन्यास, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास, 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक, हिंदी उपन्यास का उत्कर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट बाकी है, तो इस वीडियो के अंदर जितना कवर हो पाएगा उतना करेंगे, और अगले वीडियो में हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास के पार्ट 4 के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो के अंदर बाकी रह गए पॉइंट तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। आज का अपना पॉइंट है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, यथार्थवादी धारा का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा अपना पॉइंट, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, यथार्थवादी धारा का विकास। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। फर्स्ट फायदा तो ये है कि जो भी इस चैनल के वीडियोस होंगे वो जल्दी से आपके पास पहुंच जाएंगे और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और दूसरा फायदा ये है कि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए नए नए यूजफुल वीडियोस बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो हम शुरू करते हैं प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, यथार्थवादी धारा का विकास। ठीक है, यथार्थवाद का वास्तविक संबंध फ्रेंच यथार्थवादी स्कूल से है। इसका प्रथम प्रयोग सन 1935 में ईस्वी में आदर्शवादी विचारधारा में विश्वास रखने वालों के विरुद्ध सौंदर्यवादी विकास के रूप में हुआ था। बाद में 1856 ईस्वी में एक पत्रिका, ठीक है, रियलिज्म की स्थापना के पश्चात इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा। दुर्भाग्य से यथार्थवाद का विशेष महत्व फ्लावेयर जोला उनके सहयोगियों द्वारा साहित्य में अपनाई जाने वाली, ठीक है, यहाँ पे जाने वाली अनैतिक मान्यताओं एवं निम्न कोटि के विषयों के विरुद्ध उठे कटु विवाद में बहुत कुछ अंशों में न्यून हो गया। इसके परिणाम स्वरूप यथार्थवाद का प्रयोग आदर्शवाद के भिन्न रूप के अर्थ ग्रहण किया जाने लगा। ठीक है, भिन्न रूप के ही अर्थ में ग्रहण किया जाने लगा। यह वास्तव में फ्रेंच यथार्थवादियों के विरोधियों द्वारा ग्रहण किए गए दृष्टिकोण से प्रतिध्वनित रूप था। उसने उपन्यास लेखन शिल्प के ऊपर अपना स्थायी प्रभाव डाला और साहित्य के जितने भी रूप उस समय प्रचलित है उनमें उपन्यास साहित्य ने इस प्रभाव को अधिक अंशों में ग्रहण किया। यथार्थवाद की आधारशिला पर ही उन्होंने उपन्यासों का थाना बना निर्मित होना प्रारंभ हुआ और तभी वह जनजीवन के अधिक निकट भी आया। यथार्थवाद के स्वरूप के संबंध में अनेक भ्रांतियां प्रचारित हैं और कुछ तथाकथित अध्ययसायी एवं प्रतिक्रियावादी आलोचकों ने तो यह भी घोषित कर दिया कि यथार्थवाद ने हिंदी उपन्यास साहित्य को दिग्भ्रांत कर दिया है और उसमें गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ऐसी भ्रमपूर्ण धारणा वस्तुतः यथार्थवाद को न समझने के कारण ही उत्पन्न हुई है। यथार्थवाद वास्तव में वस्तुओं के तथा यथातथ के चित्रण पर नहीं अपितु सत्यानुभूति से प्रेरित चित्रण पर बल देता है। यदि कोई उपन्यास केवल इसलिए यथार्थवादी है कि उसमें जीवन का चित्रण तटस्थ दृष्टि से किया गया है तो वह केवल अन्वेषित रोमांस ही होगा। यथार्थवाद वास्तव में बहुविधीय मानव अनुभवों के पूर्ण एवं सत्य चित्रण पर बल देता है, न कि किसी विशेष साहित्यिक दृष्टिकोण पर। यथार्थवाद उस जीवन प्रकार में ही नहीं अवस्थित रहता जो उपन्यासों में प्रस्तुत किया गया है, वरन उस जीवन
प्रकार के प्रस्तुतिकरण की शैली में भी और उसी रूप में विकसित भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था यथार्थवादी चित्रण। और अब हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के जो और भी कवि हैं या रचनाकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना नाम आएगा यशपाल। ठीक है, समाज के यथार्थवादी चित्रण की दृष्टि से यशपाल के उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यथार्थवादी चित्रण, ठीक है, सत्यता के ऊपर इन्होंने लिखे हैं। जीवन के प्रति उनकी एक निश्चित दृष्टि है और सामाजिक अवस्था के चित्रण में उन्होंने अपनी सी दृष्टि को समाज दर्शन का माध्यम बनाया है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण उनकी कृतियों में पूंजीवादी तथा सामंती व्यवस्था के वैषम्य से उद्भूत मानवीय उत्पीड़न की कथा वर्णित है। जीवन की प्रवृत्ति को असंदिग्ध सत्य मानकर उन्होंने अपने उपन्यासों में यौन आकर्षण को मनुष्य की सबसे सहज, स्वाभाविक तथा तीव्र अनुभूति के रूप में चित्रित किया है। उनमें राजनीति तथा रोमांस का अपूर्व सम्मिलित हुआ है। एक प्रकार से प्रेमचंद के उपरांत राजनीतिक विषयों पर उपन्यास लिखने वालों में यशपाल अग्रणी है, किंतु प्रेमचंद तथा यशपाल की दृष्टि में बड़ा अंतर है। प्रेमचंद ने युग की उथल पुथल को कलाकार की संपूर्ण सच्चाई के साथ केवल चित्रित करने का प्रयत्न किया है, किंतु यशपाल ने उपन्यास को सिद्धांत प्रचार का साधन बनाया है। यशपाल में उच्च कोटि की विधायक प्रतिभा है। उनकी कहानियां इसकी साक्षी हैं, किंतु कहानियों में कला के जिस उत्कृष्ट रूप का दर्शन होता है वह उपन्यासों में नहीं मिल पाता। इसका प्रधान कारण यह है कि उपन्यास के माध्यम से वे एक निश्चित ध्येय की सिद्धि चाहते थे। जिन प्रबल भावनाओं ने उन्हें गांधीवाद की शव परीक्षा लिखने के प्रेरणा दी थी, वे ही भावनाएं उनकी कला का भी नियंत्रण कर रही थी। ठीक है, यशपाल के बाद प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों के अंदर यशपाल के बाद आते हैं जैनेन्द्र। ठीक है, जैनेन्द्र के उपन्यासों की संख्या अधिक नहीं है। अब तक के उनके उपन्यास हैं परख जो 1929 में प्रकाशित हुआ, सुनीता, ठीक है, ये बहुत फेमस है। 1935 में त्यागपत्र, 1937 कल्याणी, 1939 सुखदा, 1952 विवर्त, 1953 व्यतीत, 1953 जयवर्धन, 1956 मुक्तिबोध, 1965 अनंतर, 1968 और अनाम स्वामी, 1974। ठीक है, ये सारे इनके उपन्यास हैं। ये उपन्यास हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा प्रदान करने वाले उपन्यास हैं। परख के प्रथम संस्करण के समय जैनेन्द्र ने उपन्यास के साथ कुछ शब्द जोड़े थे। इस भूमिका में यह संकेत विशेष महत्व है। ठीक है, जो परख उपन्यास है उसकी भूमिका में क्या लिखा हुआ है, मैंने जगह जगह कहानी के तार की कड़ियां तोड़ दी हैं। वहां पाठक को थोड़ा कूदना पड़ता है और मैं समझता हूँ पाठक के लिए थोड़ा आयाम वांछनीय होता है, अच्छा हो लगता है। कहीं एक साधारण भाव को वर्णन से फुला दिया है, कहीं लापरवाही से, कहीं हल्की धीमी कलम से काम किया है, कहीं तीक्ष्ण और भागती से। मैं समझता हूँ यह सब कुछ चित्र में खूबी और असलियत लाने के लिए जरूरी ही पड़ता है। यह कम ज्यादा रंग की शोभा रंग बिरंगेपन में और स्वाद देती है। सभी पात्रों को मैंने अपने हृदय की सहानुभूति दी है। दुनिया में कौन है जो बुरा होना चाहता है और कौन है जो बुरा नहीं है। अच्छा ही अच्छा है, न कोई देवता है न पशु, सब आदमी ही है, देवता से कम ही और पशु से ऊपर हो। इस उदाहरण से दो बातें सामने आती हैं। एक, जैनेन्द्र की कहानी की पद्धति परंपरागत नहीं है। उनके उपन्यासों की कथा श्रृंखला में बीच बीच में कड़ियां टूटी रहती हैं। यह इसलिए है कि कहानी कहना उनका उद्देश्य नहीं है। यही कारण है कि उनके उपन्यास आकार में अत्यंत लघु हैं। दो, वे आदमी को आदमी के रूप में देखना चाहते हैं, देवता या दानव के रूढ़ रूपों में नहीं। दूसरे शब्दों में उनके उपन्यासों के पात्र टाइप चरित्र न होकर व्यक्ति चरित्र हैं। व्यक्ति चरित्र होने के कारण उनके पात्र असाधारण आचरण करते हैं। परख की कट्टी, सुनीता की सुनीता, त्यागपत्र की मृणाल, कल्याणी की कल्याणी। ठीक है, ये उनके नायक नायिका हैं।
ठीक है। उपन्यासों के सुखदा की सुखदा, विवर्त की भुवन मोहिनी तथा इसी प्रकार अन्य उपन्यासों की केंद्रीय स्त्रियां जिस प्रकार का आचरण करती हैं वह सामान्य आचरण कतई नहीं है। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का कथा परिरूप एक ही है। यह परिरूप प्रेम का त्रिकोण है। जिस स्त्री जिस पुरुष से प्रेम करती है उसके साथ उसका विवाह नहीं होता और जिससे विवाह होता है उससे वह प्रेम नहीं करती। प्रेमिका और पत्नी का द्वैत जैनेन्द्र के उपन्यासों की केंद्रीय समस्या है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था जैनेन्द्र जी ठीक है। जैनेन्द्र जी के बारे में आपने इतनी डिटेल से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इला चंद्र जोशी। ठीक है, इला चंद्र जोशी हिंदी के दूसरे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, पहले थे जैनेन्द्र और दूसरे हैं इला चंद्र जोशी। ठीक है, उन्होंने जैनेन्द्र के साथ ही उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। उनका पहला उपन्यास घृणामयी 1929 में प्रकाशित हुआ। इसी उपन्यास का अल्प संशोधित रूप 1947 में लज्जा के नाम से प्रकाशित हुआ। आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ यह उपन्यास एक ऐसी युवती की कहानी है जो अपने भाई और पिता की इच्छा के प्रतिकूल एक चरित्रहीन युवक से प्रेम करती है। इसके आघात के कारण पिता के दिमाग के नस फट जाने के कारण मृत्यु हो जाती है और भाई आत्महत्या कर लेता है। अंततः युवती की दुर्गति भी होती है। उपन्यास कला की दृष्टि से यह कोई परिपक्व रचना नहीं है, तथापि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जोशी जी साग्रह और सचेत भाव मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को अपने उपन्यासों में स्थान ले रहे हैं। मनोविश्लेषण के जिन सिद्धांतों को उन्होंने मृणामयी में स्थान दिया है वे आरोपित हैं। वे उपन्यास का स्वाभाविक अंग नहीं बन पाए हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने जीवन को महत्व देने के स्थान पर अपने अध्ययन और शास्त्र को महत्व दिया है। उनकी यह प्रवृत्ति उनके सभी उपन्यासों ये उनके उपन्यास हैं इला चंद्र जोशी जी के सन्यासी 1940, प्रेत और छाया 1944, पर्दे की रानी 1945, निर्वासित 1946, ऋतु चक्र भूत का भविष्य ठीक है 1973 में विद्यमान है। मृणामयी के बाद सन्यासी में पात्रों के व्यक्तित्व की जटिलता और उनके आचरण की असाधारणता और बढ़ी है। यह उपन्यास ऐसे दंपति की कहानी है जिसका दाम्पत्य जीवन प्रतिहिंसा की नींव पर खड़ा है। नंद किशोर जयंती से इसलिए विवाह करता है कि वह उस तेजस्विनी नारी के स्वभाव के एक शांत और संयत तथा भी दूरदर्शनीय गर्व को जो भाव दिखाई दिया था उसे चूर चूर कर दे। फलतः इस दंपति का जीवन अशांति और निराशा से परिपूर्ण है। क्या स्त्री पुरुष के बीच विवाह का कारण प्रतिहिंसा की भावना हो सकती है? ठीक है फ्रेंड्स, ये पढ़ा था हमने इला चंद्र जोशी जी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अज्ञेय जी के बारे में। ठीक है, अज्ञेय ने हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों को इस अर्थ में आगे बढ़ाया कि उनके उपन्यासों में मनोविज्ञान और उपन्यासकार का सुखद सामंजस्य है। अब तक उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, शेखर एक जीवनी पहला भाग 1940 में और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में, नदी के द्वीप 1951 में। ठीक है, अपने अपने अजनबी 1961। शेखर एक जीवनी रोमियो रोला के ज्यां क्रिस्तोफ से प्रेरित उपन्यास है। ठीक है, जिसमें शेखर के बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था के विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। इस संबंध में अज्ञेय ने आत्मने पद में लिखा है, ज्यां क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे मुझे अवश्य प्रेरणा मिली। लेकिन न तो शेखर उपन्यास जहाँ क्रिस्तोफ जैसा उपन्यास है उन शेखर पात्र वैसा पात्र है। ठीक है, समानता इतनी ही है कि जैसे क्रिस्तोफ में लेखक एक आत्मन्वेषी के पीछे उसका चित्र खींचता चला है, वैसे ही मैं एक दूसरे के आत्मन्वेषी के पीछे चला हूँ। क्रिस्तोफ में सर्वत्र उपन्यासकार अन्य पुरुष में लिख रहा है। शेखर का रूप उत्तम पुरुष में लिखी गई आत्मकथा है। आत्मने पद प्रथम संस्करण 1960। ठीक है, 64 पृष्ठ है।
शेखर उपन्यास को पढ़ने से लगता है शेखर के उपन्यास को पढ़ने से लगता है कि शेखर असाधारण बच्चा है। वह अंतर्मुखी, चिंतनशील और अत्यधिक जिज्ञासु बच्चा है। वह जिन प्रश्नों को पूछता है वे ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्यतः बच्चों के मन में उठते हैं। ये प्रश्न जन्म, मृत्यु, ईश्वर, युद्ध इत्यादि के बारे में हैं। इन प्रश्नों के समुचित उत्तर उसे नहीं मिलते। वह क्रमशः अपने निष्कर्षों पर पहुंचता है। जैसे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईश्वर नहीं है, बच्चा कहाँ से आता है, इसे वह अपने ढंग से जान लेता है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने मेलामिया क्लीन के द्वारा फ्रिट्ज नामक बच्चे के मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन के साथ शेखर के बचपन की तुलना करके दिखा दिया है कि दोनों में कितना साम्य है और शेखर के बालमन का चित्रण कितना मनोवैज्ञानिक सम्मत है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय आधुनिक कथा साहित्य और मनोविज्ञान 1963 बचपन में शेखर को अपनी अनेक जिज्ञासाओं और वृत्तियों को दबाना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें अहंता, भय और सेक्स पनपते हैं। सेक्स की प्रवृत्ति अप्रत्यक्षतः तो बचपन से ही विद्यमान है। अपनी बहन सरस्वती के प्रति उसका लगाव इसका प्रमाण है, किंतु किशोरावस्था में उसकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है। उसके जीवन में अनेक लड़कियां आती हैं, फूली शारदा, शांति, शशि इत्यादि। उसमें समलैंगिकता की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। वह सबसे अधिक राशि के निकट आता है। शशि उसकी दूर की मौसेरी बहन है। बहन के साथ यह संबंध अज्ञेय की कथा साहित्य में बार बार प्रत्यावर्तित होने वाली वस्तु है। शेखर के काम संबंध सहज और स्वाभाविक नहीं है। बचपन के दमन उसे विद्रोह और स्वतंत्र की ओर ले जाते हैं। इसलिए वह इसीलिए क्रांतिकारी बनता है और फांसी की सजा पाता है। शेखर एक जीवनी आसंत मृत्यु की छाया में पित्यावलोक के रूप में लिखा गया है। इस उपन्यास में इस प्रकार के अनेक स्थल हैं जो अस्वाभाविक लगते हैं, किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि शेखर हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें बड़ी गहराई और सूक्ष्मता के साथ एक व्यक्ति के विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अनुकूल शेखर में न तो स्थूल घटनाएं हैं और न ही पात्रों की संख्या अधिक है। भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है, इसके बाद हम भगवती प्रसाद वाजपेयी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो कवि और हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी और देवराज, इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। वाजपेयी जी ने लिखना प्रेमचंद के जीवन काल से ही शुरू कर दिया था। उनका पहला उपन्यास प्रेम पथ 1926 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद की मृत्यु के वर्ष तक उनके 7 उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। उनके कुल उपन्यासों की संख्या 40 से ऊपर है। ठीक है, भगवती प्रसाद वाजपेयी। इन उपन्यासों में वस्तु और शिल्प संबंधी विविधता है। वाजपेयी जी समय समय पर अनेक विचारों और उपन्यासकारों से प्रभावित हुए हैं। अतः कुछ लोग उन्हें सामाजिक उपन्यासकारों की श्रेणी में रखते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की श्रेणी में। उनके उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं की प्रधानता है, अतः उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की श्रेणी में रखना ही उचित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना लास्ट रचनाकार है डॉक्टर देवराज। ठीक है, डॉक्टर देवराज साहित्य में मानव जीवन की समग्रता और उसे अभिव्यक्त करने के प्रयत्नों की अपेक्षित पूर्णता को महत्व देते हैं। अब तक उनके जो उपन्यास आए हैं उनकी संख्या अधिक नहीं है। पथ की खोज 2 भाग उनके प्रकाशित हुए हैं। उनका पहला उपन्यास है जो 1951 में आया था। उसके बाद बाहर भीतर, भीतर का भात, रोड़े और पत्थर, मैं, वे और आप, अजय की डायरी और दूसरा सूत्र 1978 में उपन्यास प्रकाश में आए। इनमें उनके 2 उपन्यास विशेष महत्वपूर्ण हैं, पथ की खोज तथा अजय की डायरी। ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो के अंदर, ठीक है, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास भाग 4 के अंदर देश विभाजन और हिंदी उपन्यास और स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास, 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक हिंदी उपन्यास का उत्सर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।